नमस्ते साथियों, ये आज का एपिसोड TTA 106 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासतौर पर जो न्यू जनरेशन है जिनको जन्म में ही ट्रैक्टर उनके हाथ में मिला। मगर हम आज आपको उसकी थोड़ा इतिहास पर लेके जाएंगे ताकि सबको, जो नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी, सबके थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दे। तो इसको हम कहते हैं कि खेती की मशीनीकरण जो हुआ और फिर उसके साथ साथ ट्रैक्टर की आगे आगे डेवलपमेंट हुई, इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसके फायदे नुकसान क्या हुए और ट्रैक्टर पहले जहां से स्टार्ट हुआ था और आज कहां तक पहुंच गए। भाई ये जो फोटो आप देख रहे हो कसी वाली, ये भी एक मशीनीकरण का हिस्सा था। जब शुरू में कसी नहीं होती थी तो आप तब सोचो कि कैसे ये काम होता होगा जो आज कसी के साथ हम करते हैं। तो उसके साथ साथ घोड़ा या बैल के साथ हमने प्लॉ चलाए, हल चलाए, तो ये भी एक मशीनीकरण का नेक्स्ट स्टेप था। इसमें भी थोड़ी साइंस लगती है, ये किस एंगल दे ये खींचेगा। अगर आपका घोड़ा या बैल ऊंचा ज्यादा हाइट वाला हो गया है तो ये तो खींचने का एंगल चेंज हो जाएगा, तो इसको कैसे एडजस्ट करना है, इसमें भी साइंस थी। ठीक है जी। अब हमने देखना है कि जो मशीनीकरण है उसके जो वो फसल की, हमने तो फसल ही बीजनी और फसल ही उससे फायदा लेना है, कमाई करनी है। तो फसल के साथ इसका कैसे संबंध है। एक तो ये मशीनीकरण क्या करती है, एक ही आदमी से ज्यादा काम करने की क्षमता पैदा करती है। अगर कसी ना हो तो आप ये सोचो कि ये मिट्टी कैसे खोदेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ऐसे ही ट्रैक्टर के साथ अगर कल्टीवेटर वगैरह ना हो तो आप ये सोच दो कि उतनी जमीन आप कैसे जोतोगे। और फिर ये फसल जो है, जो फसल हमने बीजनी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है मशीनरी से। उसकी गहराई बीजने की, लाइन टू लाइन का फासला सेट करना है और उसकी गुड़ाई करनी है, फिर उसका खेत से पकी हुई फसल को निकालना है। वो सारे काम ये मशीनीकरण करती है। ये सारे कामों में अगर मशीनीकरण हो तो एक ही आदमी बहुत एकड़ खेती कर सकता है। लेबर कम हो जाती है, लेबर फिर भी कई जगह चाहिए होती है मगर कम हो जाती है। और टाइम पर बिजाई होती है, टाइम पर कटाई होती है। ये क्यों जरूरी है? लोगों ने इसके ऊपर बहुत मेहनत की हुई है कि जैसे ये कंबाइन है, तब वो कंबाइन हार्वेस्टर तो नहीं थे, ट्रैक्टर भी अभी नहीं बने थे, तो कंबाइन को घोड़े खींच रहे हैं। फिर कंबाइन के पीछे जो पहिए है, पहियों से की पावर से कटर चलता है या अंदर का मशीनरी चलती है। तो कहने का हमें कि लोग तो कह रहे थे कि हमें मशीनरी के बिना काम नहीं होगा, तो उन्होंने कोई ना कोई तरीका तो उस टाइम भी निकाला पुराने टाइम। और घोड़ों के या बैलों के साथ हमने क्रॉप भी चलाया, उसके साथ हमने लाइनों में फसल की गुड़ाई भी की है, और ये कटर बार के साथ फसल को काटा भी है। पहियों के साथ ही ये कटर बार चलता है। और थ्रेशर भी चलाए बिना ट्रैक्टर के या बिना इंजन या मोटर के। तो फिर जब थोड़ा युग चेंज हुआ, वो कब हुआ? जब भाप का इंजन बनना शुरू हुआ। डीजल पेट्रोल इंजन तो बहुत बाद में बने, पहले भाप का इंजन बना। उससे एक ये मशीन बनी जो रोड बनाती थी। फिर लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया कि इसी पहिए के ऊपर थोड़ा उसकी ग्रिप बनाने के लिए कुछ रोड्स वेल्ड कर दो, तो पहिया घूम के सिप कम करेगा, तो पीछे से लोड खींचेगा। तो ये खींचने वाला लोड के लिए भाप का, इसको हम ट्रैक्टर कह सकते हैं या उस टाइम जो भी बोलते थे,
तो ये स्टार्ट हुआ। ये सिर्फ खींचने वाला काम करता है, चाहे वो बिस्किट चले, चाहे वो व्हील पर चले, चाहे वो कैसे भी चले, इसका काम था खींचना। और इसमें कोई गियर बॉक्स नहीं था, एक ही चाल पर चलता था। उसके बाद ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट आई। इसमें आप देख सकते हैं पीछे लोहे के व्हील हैं, पूरे ट्रैक्टर का वजन कम हो गया, मगर इसलिए भी लोड को खींच के ही चलाता था। अभी कोई लिफ्ट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। और इसमें इंजन बाप की जगह पेट्रोल का इंजन आ गया, क्योंकि शुरू में जब कारें बनने शुरू हुई तो पेट्रोल का इंजन की डेवलपमेंट पहले हुई, तो वही इंजन वहाँ गए, उसका एक टेक्निकल लोगों ने ट्रैक्टर में लगा दिया। तो इससे जो खींचने वाला काम है, उसको जो मशीन खींचती है उसको ट्रैक्टर्स बोलते हैं फ्रांस की लैंग्वेज में। और जो पहिए की पावर से खींचते हैं उसका नाम फिर आगे अंग्रेजी में ट्रैक्टर आ गए, पहिए की ताकत से। और पहिए की ताकत कैसे मिलती है? और जमीन उसको मदद करती है और पहिया ग्रिप पकड़ता है, तो फिर वो आगे चलता है। तो ट्रैक्टर के धीरे धीरे क्या फायदा हुए, उसने काम जल्दी करना शुरू कर दिया एक ही बंदे ने। और जो बंदा काम कर रहा है उसकी सेफ्टी भी थी कम, उसकी थकावट भी कम होती थी। और जो फसलें थी उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने लगा। जैसे हमने पहले बताया आपको, एक ही इम्प्लीमेंट एक ही ट्रैक्टर एक से ज्यादा वैरायटी के काम करने लग गए। जैसे आपका सुपर सीडर है, वो घास की कटाई भी करता है और पराली की कटाई भी करता है और पीछे बिजाई भी करता है और बीज को ढक भी देता है। और उसके ऊपर कोई और एक्स्ट्रा काम नहीं करना, वो बीज निकल भी आता है। तो मल्टी काम हो गए। इससे एक ही आदमी से और काम ज्यादा होने लग गया। जैसे आप हॉर्स पावर बड़ा हो तो इक्विपमेंट बड़ा हो जाएगा, बंदा तो एक ही है ना, तो एक्स्ट्रा काम करे। मगर इसमें कुछ कमियां आनी शुरू हुई। मशीन पे जब यूज करनी शुरू करी तो अगर हम लोड को सही जगह से नहीं खींचेंगे तो ये अनसेफ हो जाएगा, सेफ्टी कम हो जाएगी, ट्रैक्टर उल्ट सकता है। तो इसके लिए फिर धीरे धीरे लोगों को एजुकेट किया कि खींचने वाली चीज की जो पॉइंट है, खींचने वाला पॉइंट वो ट्रैक्टर के सेंटर से डाउन होना चाहिए। अगर ट्रैक्टर के सेंटर से ऊपर होगा तो आगे से ट्रैक्टर जब जोर लगाएगा पहिया तो ये आगे से उठ सकता है। तो ये एलिवेशन देने ने बहुत टाइम लगा। उसके दौरान कईयों के हादसे हो गए, कईयों की डेथ भी हो गई। जैसे हमारे जब यहाँ थ्रेशर शुरू हुए थे तो जब हम गेहूं अंदर धक्का मारते थे, हमारी बाह भी कई लोग की आगे चले जाती थी, तो बाह कट जाती थी। फिर उसमें सेफ्टी सिस्टम लगे ताकि बाह का जोर लगाने की जरूरत ना पड़े। ये दोस्तों जब ट्रैक्टर उठता है, ये जरूरी नहीं कि सीधा होने के बाद ही ये उल्टा होगा। ये जब इतना भी टेढ़ा हो गया और इसकी जो सेंट्रल लाइन है पहिए से पीछे चले जाएगी, जो जहां पर जमीन पर उसका कांटेक्ट हो रहा है, तो फिर ये उठ जाएगा। और इसको यहां तक पहुंचने में 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। तो इतना चुस्त होना पड़ता है बंदे को ताकि उल्ट ना उल्टे। मगर सभी लोग उतने चुस्त नहीं होते, कई बारी अनजान बंदा बैठ जाए या कम ध्यान वाला बंदा बैठे तो ये उल्ट भी जाता है। तो ये जो कई किसानों की जो मौत हो रही थी, इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी चिंता हुई कि इसको हटाया जाए। पहले तो इसका कारण पता लगे कि क्यों हो रहा है। तो उन्होंने मिस्टर हैरी फर्गूसन एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे इंग्लैंड के, उनको एक काम दिया कि आप हमें बताइए कि एक उल्ट क्यों रहे ट्रैक्टर जिससे इतने हादसे हो रहे। तो इन्होंने स्टडी किया, कारण चेक किए, मगर उसका समाधान भी दिया
ये नहीं कि सिर्फ कारण बताए और अपने घर चले बैठ गए, तो उन्होंने ऐसी चीजें बिल्ड की जिससे ट्रैक्टर उल्टना बंद हो जाए। तो 3 पॉइंट लिख के जो हमारा 2 लिंकों और टॉप लिंक हम लगाते हैं ट्रैक्टर में, जिसके साथ हमारा कल्टीवेटर रोटावेटर वगैरह लगता है, ये जो सिस्टम है इन्होंने आजाद किया। और ऑटोमेटिक लिफ्ट भी इन्होंने ही उसके कुछ समय के बाद इसके ऊपर डेवलपमेंट की। पहले लिफ्ट बनी मगर ऑटोमेटिक नहीं थी, बिना ऑटोमेटिक के लोग चलाते थे, उससे स्लिकेज पूरी कंट्रोल में नहीं रहती थी। तो ये जो 2 चीजें इन्होंने साइंस के हिसाब से डेवलपमेंट की, उसका डिजाइन को पेटेंट और रजिस्टर करा दिया अपने नाम पर। ठीक है जी। ऑटो के जब काम इन्होंने किया था तो एक काक बनता था, ना करते तो वो अलग बात थी, मगर इन्होंने कहा कि ये अब इतनी इम्पोर्टेंट चीज है और ट्रैक्टर की मार्केट बहुत उठने वाली है, तो इससे कुछ मैंने इतनी मेहनत की है, कुछ फायदा उठाते हैं, कमाई करते हैं। तो सबसे पहले एक इंग्लैंड में कंपनी थी डेविड ब्राउन। पहले एक 2-4 और कंपनियों के पास गए जो ट्रैक्टर बना रहे थे। वो टाइम ऐसा था कि कंपनियां जो ट्रैक्टर बना रही थी गिनती में बहुत कम बना रही थी। अरे वो कम गिनती वाले कंपनी में अपना नुकता उनको बताएंगे तो कमाई तो इनकी अपनी बहुत कम होगी ना, क्योंकि वो उतने पैसे दे नहीं पाएगा इनको। और एक होता है हिसाब बाग कि जितने ट्रैक्टर बनेंगे उसके ऊपर आपको हिस्सा मिलेगा। तो जब ट्रैक्टर ही कम बनेंगे तो हिस्सा क्या मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। फिर एक कंपनी थी डेविड ब्राउन, जिसके ट्रैक्टर इंडिया में भी कुछ समय आए। ये कंपनी ट्रैक्टर नहीं बनाती थी, ये बनाती थी गियर और शाफ्टें बनाती थी, गियर बॉक्स बनाती थी, ट्रकों के गियर बॉक्स, अलग अलग गाड़ियों के ऑनली ये कंपनी गियर बॉक्स बनाती। तो इस कंपनी को फर्गूसन साहब ने ध्यान दिया कि आप ट्रैक्टर बनाने शुरू करो, उसमें जो मेरा पेटेंट है, मेरा जो रजिस्टर्ड डिजाइन है, उसको आप यूज करो, तो आपका ट्रैक्टर सबसे अलग होगा और ज्यादा बिकेगा और ये मार्केट पकड़ लेगा। तो ये मालिक जो थे डेविड ब्राउन के इतना इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे थे, पर बाद में उन्होंने उनकी बात मानी और ट्रैक्टर बनाने शुरू किया। मगर डेविड ब्राउन जो थी ट्रैक्टर में गिनती ज्यादा नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि उनका मेन बिजनेस गियर बॉक्स का था। ठीक है जी। तो फिर फर्गूसन साहब को हुआ कि ट्रैक्टर तो बन गया मगर कमाई तो बहुत कम हो रही है। मगर उस टाइम 1935-36 तो ये जो टाइम था, फोर्डसन ट्रैक्टर सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बन रहा था गिनती में, अमेरिका में भी और इंग्लैंड में भी। और ये फोर्डसन कौन सी कंपनी का था? फोर्ड मोटर कंपनी का था। तो फोर्ड मोटर कंपनी का जो ट्रैक्टर का नाम था फोर्डसन था। फोर्डसन बेजर आपने कई सुने होंगे, उसके कई वैरायटियां बनी और ये कम से कम 50 साल तक ये फोर्डसन ट्रैक्टर बनता रहा फोर्ड के कारखानों से। फिर एक दिन हार के इन्होंने, जो उनका मालिक था फोर्ड कंपनी का, मिस्टर हेनरी फोर्ड, जो कार बनाने में बहुत मशहूर हुआ और ट्रैक्टर बनाने में भी बहुत मशहूर हुआ, फिर इन्होंने इनसे बातचीत की। तो कुछ टाइम के बाद इन्होंने एग्री किया कि हाँ, नहीं तो जो तेरा फॉर्मूला मेरे को बता और मेरे को डेमोन्स्ट्रेशन करके दे। तो ये खेत में ही जहाँ डेमो फिर इन्होंने की, ये 1938-37 की बात है। तो डेमो की तो ये इनको वो चीज समझ आ गई, पसंद आ गई। तो इन्होंने कहा कि चलो हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और आपका फार्मूला में यूज करके एक नया ट्रैक्टर बनाओ। फोर्डसन मैं नहीं लगाऊंगा, एक नया कारखाना बनाऊंगा, नया डिजाइन बनाऊंगा और आप हमारे इंजीनियर के साथ काम करो और इसको हम, मेरे को आपके फार्मूले की पूरी समझ आ गई। तो उसका
मेरे को यकीन है कि बहुत अच्छा उसका फायदा मिलेगा। तो उसकी वजह से इन दोनों ने हाथ मिला के काम शुरू किया। कोई कागज पे एग्रीमेंट नहीं था, इसको गोल्डन हैंडशेक बोलते हो। गोल्डन हैंडशेक में एक दूसरे के ऊपर भरोसा, ठीक है जी। तो उसके बाद ये ट्रैक्टर बना। 38 में इनका समझौता हुआ और 39 में एक ही साल के अंदर अंदर पूरा एक नया डिजाइन का ट्रैक्टर फोर्ड कंपनी ने खड़ा कर दिया। और ये ट्रैक्टर बनाने के लिए नया कारखाना लगा, नई मशीनरी लगी कारखाना में, नई ड्राइंगें बनी। और एक साल के अंदर 38 और 39 के बीच में ये 3-4 बारी मॉडिफाई हुआ और फिर इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आजकल के जो हमारे इंजीनियर हैं ट्रैक्टर कंपनियों में, उनके पास कंप्यूटर है, कई कुछ है, मगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट उनको मिले और 4 या 5 साल कम से कम लगा दी। ये उस टाइम बिना उन साधनों के बिना भी इन्होंने 1 साल के अंदर ट्रैक्टर बना दिया पूरा नया। हर नट बोल्ट सब कुछ भी इसका पास बना नहीं हुआ था। फोर्ड सन की प्रोडक्शन चल रही थी, फोर्ड कंपनी ने उसको नहीं चढ़ा, उसको वैसे चलने दिया। तो ये जो ट्रैक्टर जब बना 39 में 1939 में, इसका नाम फोर्ड रखा, नया नाम फोर्ड हो गया, फोर्ड ट्रैक्टर। पहले जो बन रहे थे वो फोर्ड सन बन रहे थे। फिर फर्गूसन साहब ने कहा जी आपने तो फोर्ड लिख दिया मगर मेरा नाम तो कहीं आया नहीं। जो आपने मेरे 2 फॉर्मूले आपने इस ट्रैक्टर पे लगाए हैं, लिफ्ट एडीडीसी लिफ्ट लगाई है, ऑटोमेटिक लिफ्ट और 3-1 लिंक के। तो फोर्ड ने फिर इसके आगे फर्गूसन सिस्टम लिखना चालू किया। फर्गूसन सिस्टम मतलब कि फर्गूसन साहब का नाम है, सिस्टम क्या है, 3-point लिंकेज और हाइड्रोलिक। फोर्ड ट्रैक्टर साइडों में लिखा होता था, सामने फर्गूसन सिस्टम लिखा होता। ये ट्रैक्टर का नाम था फोर्ड 9N, ठीक है जी। जिससे हम प्लॉ वगैरह को बड़ी अच्छी एफिशिएंटली, बड़े कम खर्चे में और कम टाइम में हम ट्रैक्टर खेत जोब लेते थे। हॉर्स पावर कम जरूरत थी, ट्रैक्टर की वजन की कम जरूरत थी, तो ये सस्ता बनता था, कीमत कम होती थी। तो ये अब 3-point लेके क्या, ये 2 लेके जाए और यहाँ पर टॉप लिंक रखती है। और जो आगे लिफ्ट है वो ऑटोमेटिक लिफ्ट है। ये आदमी चल रही है, कोई इम्प्रूवमेंट्स हुई है, मगर कुछ सालों के बाद जो इसका डिजाइन की रजिस्ट्रेशन का जो बुनियाद थी वो खत्म हुई, तो फिर और भी कंपनी लगाना शुरू किया। उसकी बदौलत जो फोर्ड ट्रैक्टर की प्रोडक्शन में बहुत आगे ग्रोथ हुई। आप देखिए ट्रैक्टर की लाइन लगी हुई है, ट्रेन में भर भर के इधर जा रहे हैं। और ये कारखाना अमेरिका में लगा था और के बाद में इंग्लैंड में भी लगा। तो इंग्लैंड में तब लगा जब फोर्ड सन की प्रोडक्शन इन्होंने बंद की। ये 3-point लिंकेज जहां पर जो कल्टीवेटर हम लगाते हैं, प्लॉ लगाते हैं, फिर जो ट्रैक्टर बढ़ाने वाली एक संस्था थी सरकारी, उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ा पिन लगाएगा, कोई छोटा लगाएगा, कोई कैसा लगाएगा, तो हर ट्रैक्टर के लिए एक अलग अलग इम्प्लीमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, या उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर वो ट्रैक्टर बदलता है। तो फिर ये चीजें उस संस्था ने स्टैंडर्ड कर दी कि इसकी पिन की मोटाई क्या होगी, हॉर्स पावर के मुताबिक, इसकी ये जो बॉल है इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इनकी ऊंचाई कितनी होगी, ये सारा कुछ फिर एक सरकारी सिस्टम से इसको फिक्स कर दिया गया। अलग हॉर्स पावर के लिए ये मोटा था, छोटी हॉर्स पावर के लिए छोटा डायामीटर का था। और साथ में पीटीओ भी इसमें ऐड हुई, तो पीटीओ के भी आरपीएम और उसकी जो डिजाइन है वो भी स्टैंडर्ड किया, ताकि जो शाफ्टें हैं वो एक उसे ट्रैक्टर में यूज हो सके, ज्यादा वैरायटी ना बने।
तो ये सारा कुछ फिर सरकारी अदारे ने खेती बाड़ी को सहूलत देने के लिए ये सब कंट्रोल किया। ये अगर 2 व्हील की जगह पर 4 व्हील ट्रैक्टर भी बनने शुरू हुए, कि बने नहीं अभी थे पर डिमांड शुरू हुई थी। डिमांड क्यों शुरू हुई? क्योंकि आप इस ट्रैक्टरों के साथ लोगों ने जब थोड़े बड़े इम्प्लीमेंट यूज करने शुरू किए तो स्लिप टायर की ज्यादा होती थी, तो लोगों को लगा कि ये तो हमारा पावर वेस्ट हो रही है। फिर लोगों ने 4 व्हील की जब डिमांड शुरू करी तो कंपनियां तो अभी बना नहीं रही थी, तो फिर लोगों ने खुद ही अपने जुगाड़ से ये फोर्सन ट्रैक्टर को लोगों ने अपने जुगाड़ से 4 व्हील ड्राइव बनाया। तो ये सिस्टम कहाँ से लिया, हाईवे का एक्शन कहाँ से लिया? जब उस टाइम जो फौजी गाड़ियां स्क्रैप हो जाती थी उनके एक्शन निकाल के लोगों ने लगा के कोई अपना सिस्टम बनाने शुरू किया। ठीक है जी। उसके बाद कंपनियों ने 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर बनानी शुरू की ओरिजिनल। अब हम ये बता रहे हैं कि अब जो पहले चला ट्रैक्टर था और आगे आके उसमें और क्या बदलाव आए। बदलाव क्यों आए? कि ये जो लोड है, लोड खींचने के कई किस्में हैं, कई तरीके से लोड खींचा जा सकता है। जैसे ये लोड है, ये आप में सिर्फ खींचना है। लोड का तो कोई भी वजन जो है ट्रैक्टर के ऊपर नहीं आएगा, आप में सिर्फ खींचना है इसको। जैसे ये चाय पिए वाला बैग है, हम उसको खींचते हैं ना, ये जो बैग है इसका कुछ वजन हमारी हाथ पर आ जाता है, कुछ जमीन पर आता है, और वो वाला जो है लास्ट वाला वो पूरा वजन आपके जिस्म पर आता है। अगर गाड़ी हो तो समझो उसकी चैसी के ऊपर आता है। ठीक है जी। तो 3 टाइप के लोड है, उसको कैसे आप खींचते हैं उसकी वजह से उसके 3 वैरायटियां बन जाती है। तो एक पहली वैरायटी में क्या चीज आती है, जैसे ये टायर खींचने वाली गाड़ी है, हैरो हम खींचते हैं, ट्रॉली इस टाइप की हम खींचते हैं, इसके ऊपर ट्रॉली का कोई वजन नहीं आता, जहाँ पर हम हुक लगाते हैं। रेलवे का इंजन भी सारा लोड खींचता ही है, इंजन को दबाने के लिए कोई लोड नहीं है। फिर एयरक्राफ्ट को कि हमने एयरपोर्ट में देखा होगा कि खींचने वाली गाड़ी होती है। ये सारी चीजें ट्रैक्टर की कैटेगरी में आती है, क्योंकि सिर्फ पहिए के जोर से इंजन का ताकत ये लोड को खींचती है। इसको हम देखें तो ये इसके साथ कंपेयर होता है। आपने ये ठेला देखा होगा, उसमें 2 पहिए हैं और बाकी लोड जो है उसके किसान के हाथों पर आ रहा है, जो खींचने वाला जो लेबर है। और ये ट्रॉले वाला ट्रक भी उसी कारण में आता है कि कुछ हिस्सा लोड का खींचने वाले के पड़ रहा है, बाकी लोड जो है पीछे वाले टायरों पर पड़ रहा है, जो कि इस ट्रक के ऐसा नहीं है, वो अलग है। ऐसी ट्रॉली जो हम नॉर्मली हम यूज करते हैं, तो जब ट्रॉली लोड करें तो काफी लोड जो है ट्रैक्टर को हुक के ऊपर आता है, ट्रैक्टर को नीचे दबाता है, और कल्टीवेटर भी वैसे ही करता है। तो ये दूसरी कैटेगरी में आ गया लोड का खींचने का तरीका। तीसरा तरीका क्या है कि पूरा का पूरा लोड आपने अपने ऊपर उठाएगा। यानी कि जैसे कार में पैसेंजर बैठते हैं तो पूरा लोड तो उसके चैसी के ऊपर ही आ गया ना, ऐसे ट्रक के का जितना लोड है ट्रक की चैसी के ऊपर आ गया, पीछे ट्रॉली तो नहीं लगी ना। ऐसे जो स्प्रे सिस्टम हम लगा रहे हैं तो वो भी सारा हमारे ट्रैक्टर की चैसी के साथ ही जुड़ा हुआ है, जमीन के ऊपर उसका कोई लोड नहीं है। ऐसे ही ये लोडर वगैरह है। तो ये 3 टाइप के लोड को खींचने के तरीके हो गए। तो ये सारे तरीकों को समझ के आगे ट्रैक्टरों में और भी कई चेंजेस आए। फिर ये पीटीओ स्टार्ट हुई, क्योंकि पीटीओ सबसे ज्यादा काम कर सकती है, नबेड़ा कर सकती है टायरों से, टायरों के मुताबिक। टायर कुछ हद तक तो चलेंगे, लोड को खींचेंगे, फिर वो स्लिप करना शुरू करते हैं,
थोड़ा स्लिप करते हैं, फिर और रोड वालों पे ज़्यादा स्लिप करते हैं। तो ट्रैक्टरों से जो लोड आप चलाते हैं, रोटावेटर, जनरेटर, थ्रेशर, सुपर सीडर, बेलर, तो वो अधिक से अधिक पावर जो है शाफ्ट से उस इम्प्लीमेंट को जाती है, तो पहियों का जोर बहुत कम लगता है। ठीक है जी, ये सारी डेवलपमेंट्स धीरे धीरे हम यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ तक पहुँचने के लिए किसानों का और इंजीनियर्स का बहुत समय लगा, बहुत सूझबूझ लगी, बहुत मेहनत लगी। तो ये एक छोटा सा इतिहास था, इसको समझना बहुत जरूरी था। खास तौर पर जो आजकल यंग लड़के जिनको पैदा होते ही ट्रैक्टर मिला, मगर उनके जो चाचे दादे थे उनको नहीं मिला था, उन्होंने बैलों से भी खेती की होगी। तो ये सारा सफर समझना बहुत जरूरी था। मैंने सोचा कि इसके ऊपर ये आपको मैं इंफॉर्मेशन दूं। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप जरूर हमारा हौसला बढ़ाइए, सब्सक्राइब और लाइक करके करेंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू।